साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व चेयरमैन कृष्ण ढुल की, जो गोहाना हलके के बोहड़ा गांव में अपने परदादा की विरासत पर यहां से दावेदारी ठोक रहे हैं। बचपन से खेल सुविधाओं की कमी के बावजूद कृष्ण ढुल की शुरू से ही खेल में रुचि रही है। खेल के प्रति रुचि के कारण ही कृष्ण ढुल आज भी मैराथन में धावकों के साथ दौड़ते हैं, जिसके माध्यम से वे युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं। इसी सोच और नए विजन के साथ अब वे गोहाना हलके से भाजपा के भावी दावेदारों में से एक हैं। आज जगत महान न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि क्यों उनकी पहली पसंद गोहाना हलका है, क्यों उन्होंने भाजपा के लिए टफ सीट को आसान मान लिया और क्यों उन्होंने कहा कि गोहाना के व्यापारियों के लिए उनकी जान भी हाजिर है और किसी भी स्थिति में वे व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने कितने विकास कार्य गोहाना हलके में अब तक करवाए, जानने के लिए देखिए जगत महान कार्यकारी संपादक तेजवीर सिंह के साथ कृष्ण ढुल की सीधी बात। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको पूरे प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो दावेदार हैं उनको आपके सामने रूबरू करवाती आई है और आज भी हमारी टीम पहुंची है गोहाना हलके में। गोहाना हलके में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व चेयरमैन कृष्ण ढुल जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये गोहाना हलके से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, तो जनता के बीच में कई तरह की चर्चाएं हैं। आज इनसे वो चर्चाओं पे भी हम बात करेंगे और टाकशेप करना चाहेंगे और दूसरे मुद्दों पे भी इनसे हम बात करेंगे कृष्ण ढुल जी से। कृष्ण ढुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत जी। नमस्कार तेजवीर जी, आपके जगत महान के हरियाणा के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और सबका अभिवादन करता हूँ जी। कृष्ण ढुल जी, सबसे पहले मैं आपसे एक जनता का सवाल करना चाहूँगा कि आप रोहतक क्षेत्र से जींद रोड पे आपका गांव है और आप गोहाना से राजनीति आप शुरू कर चुके हैं, गोहाना से दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, जनता के बीच में ऐसी चर्चाएं हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहें? देखिए तेजवीर जी, ये बहुत मुझे लगता है कि छोटी सी बात है। जब हमने एक संदेश दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो मुझे लगता है कि कालका से लेकर के महेंद्रगढ़ तक और सिरसा से लेकर के पलवल तक पूरा हरियाणा एक है और सभी हरियाणा के लोगों को किसी भी जगह से जाकर के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का हक है और अधिकार है। जहां तक कुछ चीजों को लेकर के हम बात छोटी मानसिकता के साथ शुरू करते हैं कि मेरा हलका नहीं है, मैं बाहरी हूं, वो यहां क्यों आया, मुझे लगता है ये बहुत छोटी सी बात है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि गोहाना के साथ मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं। अब लोग नहीं जानते, नहीं पता, तो मैं क्या कह सकता हूं। यहाँ एक छोटा सा गांव है ढुलों का, बोड़ा गांव है। बोड़ा गांव हमारे बड़े दादा का गांव है, जिसको हम ये माने कि मेरे एक दादा जो थे यहां बस गए, दूसरा दादा जाकर के भगवतीपुर में बस गया। तो उस नाते कहीं ना कहीं जब जड़ें आपके ओरिजिन से जुड़ी होती हैं, जब हम बात करें कि हम सिंधी हैं, हम सभ्यता हमारी सिंध से जुड़ी मानी जाती है, तो सिंध तो आज पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब जो आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो सारे बाहरी हैं। तो बहुत बड़ी सोच के साथ हमें चलना पड़ेगा कि हम सब मिलकर के देश का और प्रदेश का विकास कैसे करें। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये बहुत अब बड़ौदा में रहने वाले जगबीर मलिक, बड़ौदा विधानसभा में है ना उनका गांव, तो भैंसवाल, अब 4 बार से लगातार यहां विधायक है, तो हम उनको क्या क्या बाहरी कहेंगे? और अगर बाहरी हैं तो गोहाना की जनता क्यों जिता रही है उनको? ये प्रश्न मुझे लगता है बड़ा गैरवाजिब और छोटी मानसिकता का प्रश्न है। एक और मैं आपको बताऊं, अब मनोहर लाल जी तो कभी करनाल में रहे ही नहीं, अब वो करनाल से चले चुनाव लड़े, करनाल से जीते, तो क्या क्या वो बाहरी रहे? मुझे लगता है कि ये छोटी सोच के साथ हमें छोड़ के आगे बढ़ना होगा। जी कृष्ण जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि गोहाना से लगातार जगबीर मलिक बनते आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये जो है टफ सीट है बीजेपी के लिए, लेकिन आपने इस टफ सीट को ही क्यों चुना? हरियाणा का कोई दूसरा क्षेत्र क्यों नहीं? देखिए, मैं चुनने वाला कोई नहीं हूं। हमारे यहाँ संगठन, विचार परिवार, बहुत सारे लोग एक कार्यकर्ता को तैयार करते हैं कि वो जाए और उसके अंदर विचार गढ़े जाते हैं
और जब विचार गढ़े जाते हैं तो उस कार्यकर्ता की जिम्मेवारी और ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको जाकर के इस क्षेत्र में लोगों के काम आना है, काम करना है, सहयोग करना है। आप जाओ उस क्षेत्र के बीच में जाकर के अपना कार्य करो। तो दावेदारी करना या ये जताना कि मैं यहां से एमएलए बन रहा हूं, बनने आया हूं, मैं यहां काम करने के उद्देश्य से संगठन के माध्यम से भेजा गया कार्यकर्ता हूं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जी, अभी तक आपने गोहाना क्षेत्र में क्या कार्य करवाए हैं और कितनी पकड़ आप बना पाए? मैं गोहाना के 62 विधानसभा इसमें पड़ने वाले 62 गांव हैं, मैं उसके हर गांव में गया हूं, हर गांव के सरपंच से मिला हूं, उनके मेरे पास रेजुलेशंस आए हैं, उनके मैंने काम करवाए हैं, काम करवा रहा हूं। लगातार विकास के कार्य यहां चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने नशा के विरोध में, जो हमारे माननीय मनोहर जी का एक सपना था पूर्व मुख्यमंत्री का, कि मेरा हरियाणा जो समृद्ध हरियाणा है और जिसके बारे में प्रचलित है कि हरियाणा जहां दूध दही का खाना, वो धीरे धीरे पंजाब साथ लगते राज्य में जहां जवानी आज नशे में डूब रही है, लिप्त है, वहां उनका यह कहना था कि मेरे हरियाणा का युवा जोश से भरा रहे, देश के काम आए, समाज के काम आए, गांव के काम आए, परिवार के काम आए, उसकी जवानी तब जाकर के सही मानों में उसको हम जवान मानते हैं। तो उस नाते उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में नशा नहीं पनपने दूंगा, और उसी को मैंने भी अपने जीवन में आत्मसात किया। और जिस क्षेत्र में मुझे काम करने के लिए कहा गया, उस क्षेत्र के गांव गांव में जाकर के मैंने गांव के युवाओं के साथ, बच्चों के साथ टोलियां बनाई और उनको ये प्रण करवाया कि ना मैं नशा अपने गांव में आने दूंगा, ना मैं नशा जीवन में कभी खुद करूंगा, और ना ही मैं नशा अपने समाज में, अपने परिवार में आने दूंगा। तो इस रूप में मैं लगातार पिछले लगभग 1 साल से मैं गांव गांव जाकर के लोगों के बीच में काम कर रहा हूं और काफी सारे सामाजिक काम मैंने करवाए। धुल साहब, गोहाना सीट जितनी टफ है उतनी बीजेपी के दावेदारों के लिए होट भी बनी हुई है। अब यहाँ से 15 से 20 दावेदार जो है निकल कर आ रहे हैं। जो बड़ौदा से दावेदार थे वो भी अब लग रहा है कि गोहाना से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे अपनी जगह बनाएंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये आप माने पहले तो कि अब गोहाना बहुत मुश्किल सीट नहीं रही है। ये तो आप मानेंगे जब 15-20 लोग आप कह रहे हैं बड़ौदा में रहने वाले भी गोहाना से लड़ना चाहते हैं और लोगों की पहली पसंद गोहाना बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छा संकेत है। और लोगों के मनों में और राजनेताओं के मनों में ये बात आ गई है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। तो मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं, मेरा संगठन मुझे देख रहा है, जो वो दिशा निर्देश मुझे देगा मैं आगे काम करूंगा। और जितनी अच्छी, जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, मुझे लगता है उतना ही अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का तो एक मन में एक निश्चय रहता है कि मुझे टिकट मांगने से पहले तक सब लोग अपनी अपनी पैरवी करते हैं, लेकिन जिस दिन टिकट किसी एक कार्यकर्ता को मिल जाती है, उसके बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम में लग जाते हैं। जी, गोहाना जो है हर कई मामलों में आजकल हॉट बना हुआ है। आजकल गोहाना में चारों तरफ जो है सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी गई है। अभी डीएसपी साहब ने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था। आप भी कुछ इनकी परिस्थितियों के बारे में समझते होंगे। अपराध का ग्राफ काफी बड़ा है, तो गोहाना की इस दर्द को आप किस तरीके से समझते हैं? मैं निश्चित तौर से बहुत विचलित हूं। और करीब पिछले 1-1.5 महीने से जो घटनाएं हुई, चाहे वो मातूराम जी जलेबी वालों के साथ जो घटना घटी, और उसके बाद से कुछ और धमकियां मिली व्यापारी भाइयों को, उसके बाद मेरी लगातार यहाँ के व्यापारी संगठनों से बात हुई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर 1 जुलाई को बहुत विस्तृत चर्चा हुई। और उसके बाद उन्होंने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और यहाँ के होम सेक्रेटरी को आदेश दिया कि भाई गोहाना में पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी प्राथमिकता है। और मैंने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो इस प्रकार से भय का वातावरण आज गोहाना में है, हमें ये तत्काल दूर करना चाहिए। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। और कल जब शाम को कल रात को ही मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, होम मिनिस्टर साहब के, होम सेक्रेटरी साहब के साथ बैठा
और उन्होंने तत्काल आदेश दिए। कल मैं इसी विषय पर सत्येंद्र गुप्ता जी जो नए कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनीपत आए हैं उनसे मेरी मीटिंग है और उन्होंने मेरी टेलीफोन पर आज बात हुई, तो कल का समय तय है। निश्चित तौर पर हम एक इस प्रकार का प्लान और तैयार कर रहे हैं खाका कि कैसे हम लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हम विशेष तौर पर चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। और जो गोहाना का मेरा व्यापारी भाई है, जो जिसके कारण आज गोहाना विश्व प्रसिद्ध है, उन लोगों को हम लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देता हूं कि आपके जान माल और आपके पूरे के पूरे समाज में जो रक्षा करने की बात है, आपके हित की बात है, उसके लिए कृष्ण ढुल अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। किसी भी रूप में अगर किसी अपराधी को किसी अपराध में संलिप्त फिरौती मांगने वाले लोग जो बदमाशी अपने आप को बोलते हैं, उनको सबसे पहले अब मुझसे सामना करना पड़ेगा। मैं आज गोहाना की व्यापारियों के लिए उनके साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और अपराध मुक्त हम गोहाना बना करके चैन की सांस लेंगे। नायब सिंह सैनी जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनके हलके में आप प्रभारी रहे हैं जिस प्रकार से हमें पता चला, और अभी मुख्यमंत्री जी एक घोषणा भी गोहाना के लिए करके गए हैं जिला बनाने की, कि भी जिला अगर हम बनाएंगे आगे आने वाले समय में। पश्चिमी बाईपास की भी बात उन्होंने की थी, तो आप इतना नज़दीक हैं उनके, तो हम कितना भरोसा कर पाए गोहाना की जनता कि ये चीज़ें होंगी? 100% होंगी। देखिए, नायब जी के तौर पर हमें एक इस प्रकार का नेता मिला है जो मुझे लगता है कि बहुत ही सौम्य और सरल है और इजी टू अप्रोच है। उन्होंने ये प्रण लिया है कि मेरे संत कबीर कुटीर आवास पर जो भी व्यक्ति आएगा और मुख्यमंत्री जी का इंतजार करेगा मिलने का, वो सोने से पहले उस व्यक्ति से मिलेंगे। और मैंने इसको प्रत्यक्ष रूप पर देखा है। किसी एक दिन मुझे उनके साथ जाना था और मैं वहां लेट आवर्स में पहुंचा, करीब 12:30 बजे। जब 12:30 बजे मैं वहां पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग में थे और मीटिंग के बाद जब मैं ड्राइंग रूम में बैठा था तो वो बाहर की तरफ निकल गए। तो मुझे लगा कि शायद वो सोने के लिए चले गए और मैं पीछे से दौड़ करके भागा तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी गेट की तरफ जा रहे थे। मैंने पूछा सहायक से कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी पब्लिक से मिलेंगे। और मुझे ये देख करके हैरानी हुई कि 12:45 बजे भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए 50 लोग वहां उपस्थित थे और जिनमें से कुछ लोग तो जन्मदिन का केक कटवाने के लिए आए थे। और मुख्यमंत्री जी ने हंसते हुए उनको कहा कि भाई क्षमा चाहता हूं, मैं लेट बहुत हुआ और तुम्हारा तो जन्मदिन कल था, अब तो नया दिन आ गया है। तो जो उस व्यक्ति के भाव थे, उन्होंने कहा कि जी मुख्यमंत्री जी के हाथ से अगर हमारा केक कटता है तो मेरे लिए मेरा जन्मदिन आज ही है और इससे सौभाग्यशाली दिन नहीं हो सकता। एक रोहतक का कोई कार्यकर्ता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक था, उसने अपनी कमेटी के इशू को लेकर के कोई बात की थी जिसमें शायद उसका मेरे ख्याल हाउस टैक्स का कोई इशू था। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 महीनों से परेशान हूं कुछ विषय को लेकर के। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा और 7 तारीख को 8 तारीख को तुम्हारे पास तुम्हारा काम होकर के मेरे कार्यालय से, मेरे ऑफिस से सूचना आएगी। और वो व्यक्ति जोरदार नारे लगाता हुआ गुजरा। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हमने सुना था कि कभी पुराने समय में ये बताया जाता था कि ओम प्रकाश चौटाला साहब ऐसे मुख्यमंत्री थे जो और लोगों से मिलते थे। हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने नायब को देखा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देखा है, जो रात को 1 बजे भी लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तैयार है। तो जो वातावरण एक नायब के तौर पर आज भाजपा के हर कार्यकर्ताओं को एक अपनापन और सहजता के साथ लगता है, उससे मुझे लगता नहीं कि तीसरी बार हरियाणा में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर किसी के मन में कोई शक की गुंजाइश है। काफी कुछ घोषणाएं जो है सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है यू टर्न की बात कहते हुए कड़े आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खोदे गए खड्डों को भरने का काम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी इन्हें नहीं मिल पाएगी। कुमारी शैलजा जी ने कहा। देखिए, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा। इस लोकसभा के चुनाव में जितना विपक्ष ने प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, चाहे उन्होंने बरगलाने का काम किया कि जैसे ही भारतीय जनता लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे और कांग्रेस जीतेगी
तो 8500 रुपए सबके खाते में आएंगे। 1 लाख रुपए का गरीब महिला को ऋण दिया जाएगा बिना किसी कस्टोडियन के, बिना किसी कोलेक्टरल के। और ये कहा गया कि अगर ये लोग इस बार तीसरी बार आए तो संविधान को तोड़ देंगे। मेरी इस भोली भाली प्रदेश की जनता और देश की जनता ने उनकी बातों पर विश्वास किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपना जो 282 का जादुई आंकड़ा था उससे करीब 42 अंक पीछे रही। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात थी कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने लगातार तीसरी बार शपथ ली। इससे पहले सिर्फ एक अवसर था जब हमारे देश में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव जवाहरलाल नेहरू जी को प्राप्त हुआ था, और वो भी एक बार तो अंग्रेजों ने उनको नॉमिनेट किया था, इलेक्शन नहीं हुए थे। ये 2024 में यानी कि 76 वर्षों की आजादी के बाद 140 करोड़ की अवेयर जनता, और उसके बाद तीसरी बार इतने बड़े मत प्रतिशत के साथ आना, ये मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी, जिसकी इस बात को ये माना जाता है कि मोदी की गारंटी जिसको हम बोलते हैं, उसी पर विश्वास किया है। उसी कड़ी में नायब सैनी जी, जो आज चाहे वो गोहाना को जिला बनाने की घोषणा है, पश्चिमी बाईपास की घोषणा है, सरपंचों के अनुदान की घोषणा है, उनकी वित्तीय पावर बढ़ाने की घोषणा है, ओबीसी को क्रीमी लेयर से आगे बढ़ाने की घोषणा है, मुझे लगता है ये घोषणाएं नहीं है, ये लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता को मैक्सिमम लाभ हो। कांग्रेस के समय में अगर आप देखेंगे तो इलाकावाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद का जो बोलचाला था, और नौकरियां देने का मामला, बार बार मैंने बहुत बार टीवी चैनलों पर डिबेट्स में बोला है। हरियाणा में तेजवीर भाई 1,35,000 नौकरियां दी हैं। पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने 10 वर्ष में रिकॉर्ड तोड़ इतनी नौकरियां दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी 10 साल सरकार थी, 27,000 नौकरियां थी, उसमें भी आधे कच्चे थे। हमने तो 1,35,000। और कोई एक आदमी पूरे हरियाणा में यह आरोप लगा दे कि भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपात किया है, क्षेत्रवाद किया है, इलाकावाद किया है, जातिवाद किया है। जो बच्चा पढ़ा वो बच्चा आज नौकरी लगा है। हमने तो गीता भुक्कल की बेटी को हमने प्रोफेसर लगाया। इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? इससे बड़ी पारदर्शिता की बात हो सकती है क्या? और एक चीज और कहना चाहूंगा तेजवीर भाई, आपका चैनल के माध्यम से हजारों लाखों हरियाणा के लोग देख रहे हैं। किसी भी स्टेट की जो सबसे बड़ी नौकरी होती है वो एसडीएम और डीएसपी की मानी जाती है। और पुराने समय जब ये नौकरियां लगती थी तो पहले तय किए जाते थे नाम, कि कौन से एमएलए का बेटा लगेगा, बेटी लगेगी, पुत्रवधू लगेगी, दामाद लगेगा, भाई लगेगा, भतीजा लगेगा, साड़ा लगेगा। और तब वो तय करके मुख्यमंत्री के पास जाते थे कि 35 सीटें हो गई हैं जी, और उसमें जो भी मुख्यमंत्री रहे पूर्व के, उन्होंने ये कहा कि 5 और दौड़ दो, 40 निकाल दो। 40 वैकेंसियां निकलती। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा बेटे 40 वैकेंसी आ गई है, इस बार तुझे डीएसपी लगना है या एसडीएम लगना है। मुझे और उसको ये पता ही नहीं कि 35 तो फिक्स है। और 5 कौन लगती थी? 5 भी वो लगती थी जो उनकी चाकरी करते थे, जो उनके झंडे और डंडे लगा उठाते थे, या जो सबसे अंतिम समय पे ज्यादा मोटी अटैची दे करके जाते थे। हमने हरियाणा बनने के बाद 1966 में हरियाणा बना था, तब से बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी 182 लोगों की वैकेंसी हमारी सरकार ने निकाली। और मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर आपके चैनल पर ये चैलेंज के साथ कहता हूं मेरे हरियाणा के 3 करोड़ लोगों को, कि कोई भी एक व्यक्ति, आज ऑनलाइन सिस्टम है, अगर उन 182 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे मंडल प्रधान है, चाहे एमपी है राज्यसभा और लोकसभा के, या हमारे एमएलए हैं वर्तमान के और पूर्व के, अगर उनमें से किसी का भी एक के परिवार का लगा हुआ हो तो मैं आपके चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यानी पारदर्शिता की अगर बात की तो हमारी सरकार ने की है। ये बहुत बड़ा विषय है। आपने जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कही और कुछ घोषणाएं जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी ने की हैं, और विपक्ष सवाल भी उस पर खड़ा कर रहा है, लेकिन अगर हम गोहाना हलके की बात करें, दोबारा से यहाँ आए, तो यहाँ के लिए आपका क्या विज़न है? किस तरह का गोहाना आप देखना चाहते हैं? गलियाँ, रोड, लाइट, ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारे वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं और वो बनती भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी खामियां भी हैं। लेकिन आप क्या अलग करेंगे गोहाना?
देखिए, जैसे एक प्रयास मेरा जो था वो ये था कि मैं युवाओं को और बच्चों को नशे से दूर करूं, और उसके लिए मैंने खुद पहल करते हुए खुद दौड़ना शुरू किया। मुझे दौड़ने का शौक है। पहले मेरे ऊपर इस प्रकार के मतलब आई वॉच भी हुआ कि कितनी देर सिंबॉलिक भागेगा, या थोड़ी सी दूर भाग के गाड़ी में बैठेगा, या कितनी दूर तक भागेगा, या एक दिन भागेगा कि 2 दिन भागेगा। हमने वो 2 मार्च से शुरू की थी मैराथन, जो कि गोहाना के बड़वासनी से शुरू करके हमने एक एक गांव में मैं खुद भागा हूं, और लगातार 10 दिन तक मैं 280 किलोमीटर भाग करके मैंने वो यात्रा पूरी की। और 10 मार्च को हजारों बच्चों के साथ हमने गोहाना में एक बहुत बड़ी मैराथन का आयोजन किया। वो अपने आप में एक अनूठी पहल थी। उसके बाद पिछले दिनों मेरा जो छोटा बेटा है वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके 342वां रैंक प्राप्त करके आईपीएस बना है। बड़ा बेटा मेरा जो है वो स्कूल ऑफ लॉ बेंगलोर से पढ़ करके हमारे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संदीप मोदगिल जी के सहायक के तौर पर काम करता है। तो मेरे बच्चे तो तेजवीर भाई पढ़ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि हर गोहाना के गांव से एक एकांश और एक पुरुषार्थ पैदा किया जाए, ताकि वो अपने समाज का, अपने गांव का, अपने गोहाना का बीड़ा उठाए। मतलब मैं अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूं, मैं विजन अलग करता हूं। रोड, गलियां, स्कूल, मतलब ये तालाब के काम, 4 दीवारी, शमशान घाट के काम, ये सब करते आए हैं और होंगे। मैं नया आइडिया, नए विजन के साथ आया हूं कि मैं युवाओं को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे। जहां गांव में लाइब्रेरी नहीं है वहां लाइब्रेरियां बनाएंगे, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट देंगे। और मैंने अपने बेटे को भी ये कहा है कि वो लगातार संपर्क में रहेगा हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो कोचिंग लेना चाहता है। और गरीब परिवार का बच्चा अगर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, मैं उसको सक्षम होने के नाते उसकी आर्थिक तौर पर भी मदद करूंगा और सामाजिक तौर पर भी मैं उन सब के साथ खड़ा हुआ। खेल के प्रति आपका विशेष लगाव हम देख रहे हैं। मैराथन में आप खुद भी भागीदारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके बारे में हमें पता चला कि बचपन में जब आप खेलने जाते थे, आप कोई इनाम जीतते थे, तो उसके लिए आपके पिताजी से आपको डांट पड़ती थी, क्या ये सही है? ये सत्य है। मेरे पिताजी को पता नहीं क्यों खेलों से थोड़ी नफरत थी, और मुझे खेलों के प्रति क्रेज था, और जनरली बच्चे को हर किसी को होता है। तो उन दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट के प्रति मेरी बहुत गहरी रुचि थी। जाट कॉलेज में पढ़ता था जहाँ कुश्ती और कबड्डी होती थी, वहाँ क्रिकेट होता नहीं था। मैंने लड़ झगड़ के अपने अंतिम समय में, जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा, बीएससी मैंने नॉन मेडिकल किया था जाट कॉलेज से, तो हमने क्रिकेट की टीम बनाई, और मैं फिर इंटर यूनिवर्सिटी में हम लोग अलीगढ़ तक खेलने गए। और वो आखिरी सेकंड लास्ट ईयर था, उससे साल में कॉलेज खत्म हो गया। पर क्रिकेट की टीम आज भी जाट कॉलेज में चलती है, और देखा जाएगा तो शायद उसमें मैं ये कहूं कि मेरा ही योगदान था हमारे डीपी इंदर सिंह जी को कन्विंस करने के लिए कि क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो मेरे बच्चे भी खेलते हैं। मेरा बड़ा बेटा चेस खेलता है, छोटा बेटा क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता है। मैं खुद खेलों के प्रति हूं, क्योंकि मेरा एक अपना मानना है कि जो बच्चा ग्राउंड से जुड़ा होता है उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, एडजस्टमेंट होती है, हार और जीत को समझने की क्षमता होती है। क्योंकि खिलाड़ी हमेशा या जीतेगा या हारेगा, और जिस व्यक्ति ने हार को बर्दाश्त करना सीख लिया उस व्यक्ति के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ज़्यादातर सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे अभी कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार से चलकर आए और यहाँ से चुनाव लड़ा, तो उनको कहा गया कि आप कहाँ रहेंगे, कितना समय देंगे। तो आप भी जैसे चंडीगढ़ से और रोहतक से चलकर गोहाना पहुँचे हैं, तो लोगों का ये एक रहता है कि भी ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो आपने भी कोई यहाँ उनकी तरह कोई कोठी ली है, ऑफिस तो आपने बना ही दिया है, तो कब से कब तक आप उनसे मिलते हैं और किस तरीके से लोग आपसे कॉन्टैक्ट? तेजवीर जी, मैं जगत महान के माध्यम से आज जो इंटरव्यू आपका चल रहा है उसके माध्यम से गोहाना विधानसभा के हर वोटर को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं गोहाना में महम रोड पर गजराज हॉस्पिटल के साथ मेरा अपना कार्यालय मैंने जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए खोल दिया है। और सेक्टर 7 में 629 नंबर मकान जो है वो मैंने ले लिया है। मैं वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार 4 दिन अपने गोहाना की जनता के बीच में रहूंगा,
और सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो जनता के और समाज के और पंचायत के काम हैं, जो मुझे सरकार से करवाने हैं, उनको करवाने के लिए मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। तो जनता के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। मेरा कार्यालय है, यहाँ कार्यालय पर स्टाफ काम करता है, कोठी पर मैं रहता हूं, वहां मिल सकते हैं किसी भी समय। गोहाना का हर नागरिक, मैं उनके संपर्क में हूं। आधी रात को भी वो मुझे आवाज देंगे तो मैं उनकी सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हूं। जी, तो दर्शकों ये थे कृष्ण ढुल, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, और आज इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि गोहाना में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा था और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, तो उसमें इन्होंने कहा है कि गोहाना के व्यापारियों के लिए कृष्ण ढुल उनसे आगे खड़ा है और अपराध को यहाँ बिल्कुल खत्म किया जाएगा। और बहुत सारी जो समस्याएं गोहाना हल्के की हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो लोग इनसे आके मिल सकते हैं और ये एक सेतु का काम करते हुए सरकार के माध्यम से जो समस्याएं हैं लोगों की वो दूर करने का काम करेंगे। ये तो खैर समय बताएगा कि गोहाना हल्का से इनको टिकट मिलता है और ये यहाँ पर कृष्ण ढुल जी जनता की सेवा में इसी प्रकार से तत्पर रह पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से दावे कृष्ण ढुल जी कर रहे हैं तो उसे लगता है कि गोहाना क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी सोच इनकी है। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।